So the first doubt is question number 11. In question number 11, a coin is tossed and then a die is thrown. A coin is tossed, so the outcomes are head or tail, and then a die is thrown. अगर कॉइन टॉस किया गया तो हेड आया होगा, तो हेड के बाद अगर हम डाई को थ्रो करते हैं तो 1 आएगा, या फिर 2, 3, 4, 5, 6. पहला बार में टेल आया तो वापस हेड आएगा, तो 1 आएगा, ये तो 2, 3, 4, 5 और 6. So here we find that what are the sample space. So the sample space are head comma 1, head comma 2, head comma 3, head comma 4, head comma 5 and head comma 6. टेल के साथ 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So here we find that the total sample space is 12. Now just note down what we are asked to calculate here in this sum. इस sum में बोला जा रहा है कि find the probability of obtaining a 6 given that a head came up. Let E be the event. E be the event of obtaining a 6. Event of obtaining a 6. And F be the event that a head came up. Event that a head came up. हाँ, हम लोग को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E स्लैश F निकालना है या फिर F स्लैश E निकालना है. हम लोग को निकालना है E स्लैश F, मतलब हम लोग को प्रोबेबिलिटी E by F निकालना है, where the formula will be n of E intersection F divided by n of F. This is the formula. Now, what is E? E is the event of obtaining a 6. 6 कितने वे से obtain किया जा सकता है? H, 6, T, 6. That is 2 ways. It can be obtained in how many possible ways? It can be obtained in 2 possible ways. Just tell it. उसके बाद F is the event of that head came up. तो head 1 के साथ भी आ सकता है, 2 के साथ भी आ सकता है, 3 के साथ भी, 4 और 5 और can be 6. So what is all possible ways? It is 6. What is common? दोनों में common क्या है? E intersection F is H, 6. So n of E intersection F is 1. So the required probability equals to probability of E slash F. E slash F, that is n of E intersection F divided by n of F. What is n of E intersection F? It is 1. And what is n of F? It is 6. So 1 by 6 is the answer. Okay, you can copy down, and if you have any doubt, you can ask. I'm just giving you time to copy. Yes, Arya. 15 is the next. 15 is the next doubt. So everyone just note down question number 15. So question number 15 क्या लिखना है एक बार? The probability that a certain person will buy a shirt. So let E be the event that a person will buy a shirt. Event that a person will buy a shirt. मैंने यहाँ पे E ले लिया. F be the event that a person will buy a coat. Event that a person will buy a coat. ये मैंने F ले लिया. अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी. देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हम लोग को. इस
सम में रीड करके देखो कि क्या क्या हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल बाय अ शर्ट, इसका हम लोग को प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इट इज 0.2। प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय अ कोट, मतलब यहाँ पे वो कोट खरीदेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.3। प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय अ शर्ट, listen here, I'm sorry, let me just denote shirt with S, coat with C, तो ज्यादा क्या होगा, इजी रहेगा हम लोग को समझने में। शर्ट कोट, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना तीसरा चीज क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दैट ही बाइज अ शर्ट। शर्ट का प्रोबेबिलिटी तो दिया ही हुआ है, लेकिन ये क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ही बाइज अ शर्ट गिवन दैट ही बाइज अ कोट, 0.4 है। तो इस चीज को ध्यान से समझना सब कोई। देखो ऐसा भी होता है कि हम लोग इस चीज के ऊपर हम और डिटेल में हम बाद में आएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम और डिटेल में बताएंगे, समझाएंगे कि ये टॉपिक में आखिर में ये है क्या इस टॉपिक के अंदर। बट अभी फिलहाल के लिए एक बार हम लोग बस ऐसे ही फॉर्मूला के हिसाब से देखते हैं चीजों को, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आज ही हम स्टार्ट करेंगे कि आखिर में हम लोग ये पर्टिकुलर टॉपिक में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में और इंडिपेंडेंट में फर्क कितना है, ये दोनों में फॉर्मूला में डिफरेंस कितना है, तो तुमको समझ में आ जाएगा, मतलब बहुत सारा कंसेप्ट फिर समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम एक बार पहले ध्यान से देखते हैं कि ऐसा भी होता है ना कि हम लोग शर्ट इंडिपेंडेंटली खरीदते हैं। अगर हम शर्ट खरीद लिया, ठीक है, और हम लोगों ने कोट खरीद लिया, और ऐसा भी जैसे हम लोग मान लो स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। देखो जब हम लोग को घर में पहनने का कोई भी कपड़ा खरीदना होगा, जैसे शर्ट, आज गया मूड में, जैसे देखा हम लोग बस ऐसे संडे का दिन था, ऐसे गया बस देखा मॉल में, कुछ पसंद आ गया, क्या पसंद आया, शर्ट खरीद लिया। ऐसा भी होता है कि कभी कभी ऐसे बस घूम के ट्राउजर पसंद आ गया, खरीद लिया। ऐसा भी होता है कि कभी कभी ऐसे बस शॉपिंग करने गया और एक कोट उठा लिया, बहुत अच्छा लगा, उठा लिया, ठीक है, ऐसा हो गया। लेकिन एक बात बताओ, स्कूल का जो कपड़ा है, स्कूल का कपड़ा जो है, हम लोग ऐसा तो नहीं है ना कि शर्ट कोई भी उठा लिए, पैंट कोई भी उठा लिए, समझ में आया तो बात। जैसे कि हम लोग को अगर मान लो कोई ऑफिशियल, जैसे कि हम कोई पर्टिकुलर हम ऑफिशियल कोई हम मतलब मीटिंग अटेंड करें या कुछ भी अटेंड करें, तो वहां पे हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अगर शर्ट का कलर ये है तो कोट का कलर ये होना चाहिए, ट्राउजर का कलर ये होना चाहिए, बेल्ट, उसके बाद क्या बोलते हैं, वॉच का कलर, बेल्ट का कलर, बहुत सारा चीज हम लोग देखते हैं, मतलब ध्यान रखते हैं। जब हम लोग पूरा एक सेट खरीदते हैं तो हम लोग एक पूरा, मतलब अगर मान लो फॉर्मल्स अगर खरीदना चाहते हैं तो पूरा फॉर्मल्स में हम लोग हर एक चीज को ध्यान रखते हैं कि फॉर्मल्स में मेरा टाई का कलर, शर्ट का कलर, कोट का कलर, ट्राउजर का कलर, उसके बाद ये चीज हो गई एक, उसके बाद शूज, बेल्ट और घड़ी का जो वो बेल्ट है उसका कलर क्या एक है या नहीं, मतलब ये सब चीज हम बहुत सारा फैक्टर्स को ध्यान रखते हैं। लेकिन बहुत सारा चीज क्या होता है, जब घड़ी पसंद है कि ले लेते हैं, तो घड़ी खरीदने का संभावना क्या है, अगर मान लो हम लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखो कि 10 बार अगर सपोज मान लो तुम सिटी सेंटर में गए हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि तुमने घड़ी खरीदा, तुम देख लो पास्ट, अगर पूरा साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो तुम 10 बार अगर गया विजिट किया तो तुम एक बार खरीदा है क्या, वॉच। 10 बार विजिट किया तो 2 बार तुमने शर्ट खरीदा ही है, मतलब शर्ट या जो भी, या टी शर्ट वॉटेवर। तो ये तुम्हारा हो गया पास्ट का रिकॉर्ड। तो एग्जैक्टली सेम वे, लेकिन ऐसा हुआ है कि अगर तुमने सपोज मान लो थे, ऐसा भी हुआ है कि अगर तुमने ट्राउजर खरीदा है, तो आज ट्राउजर खरीदा है, मतलब सपोज जीन्स खरीदा है, तो मेरे को उसके ऊपर ये जीन्स के ऊपर ये टी शर्ट खरीदना है, तो मतलब हम कभी कभी मैचिंग करना चाहते हैं। तो ठीक उसी तरह का यहाँ पे सिचुएशन यहाँ पे दिया गया है कि शर्ट हम लोग कभी कभी खरीद लेते हैं, उसका संभावना क्या है, 0.2। हम लोग कोट खरीद लेते हैं, उसका संभावना क्या है, 0.3। लेकिन ऐसा भी होता है कि शर्ट का प्रोबेबिलिटी कोट पे कितना डिपेंडेंट है, बात को ध्यान से समझना। अगर मान लो तुम किसी दिन ऐसा होता है कि अगर तुमने कोट खरीद लिया तो उस दिन, मतलब कोट का जो तुम्हारा शर्ट का चॉइस, कोट अगर खरीदा जा चुका है तो शर्ट का चॉइस किस पे डिपेंड करता है, कोट पे। जैसे मैंने बोला ना कि अगर मान लो कोट खरीदते हैं तो कोट का और शर्ट का मैचिंग होना चाहिए। शर्ट हम खरीदते हैं तो कुछ भी खरीद लेते हैं, लेकिन कोट खरीदने के बाद जब हम शर्ट खरीदेंगे तो ऑब्वियसली हमारा शर्ट जो है कोट के साथ मैच करना चाहिए। मतलब एक हम ऐसे जनरल एग्जांपल दे रहे हैं, जो मेरे मन में मेरा जो ओपिनियन है वो हम तुम लोगों को शेयर कर रहे हैं, और क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं किस तरह से जनरली होता है क्या, कि हम शर्ट खरीद रहे हैं, चलो खरीदिए कोई भी शर्ट, कोट खरीदे कोई भी कोट खरीद ली, उसके बाद शर्ट खरीदे, अगर मैंने उस दिन में अगर मैंने दिमाग में रख करके ये देखा है कि आज मैं इस कोट के लिए ये शर्ट का कॉम्बिनेशन खरीदूंगा, तो प्रोबेबिलिटी दैट यू बाय अ शर्ट गिवन दैट यू हैड बॉट अ कोट इज अराउंड 0.4।
तो ये तुम्हारा शर्ट का प्रोबेबिलिटी है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग, मतलब ये तुम्हारा आराम से गया शर्ट खरीद के आ गया, दिमाग में ना ट्राउजर रखा, ना घड़ी का कलर रखा, ना जूता का कलर रखा, ना मेरे को ऑफिस में जाना है या स्कूल में पहन के जाना है। बहुत सारे फैक्टर्स होता है कि ये चीज शर्ट स्कूल में पहन के जाना है, फंकी नहीं होना चाहिए, ये चीज एकदम पूरा फॉर्मल होना चाहिए, तो बहुत सारे फैक्टर्स है। तो यह शर्ट खरीदा, खरीद लिया, कोई भी कोट खरीदा, कोई भी कोट खरीद लिया। लेकिन जब हम शर्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम शर्ट खरीदने जा रहे हैं तो मेरे दिमाग में एट द बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि मेरा कोट का कलर ऐसा है तो मेरे को शर्ट का कलर ऐसा ही लेना है, मतलब शर्ट का चॉइस कब कोट पे डिपेंड, मतलब कभी कभी शर्ट का चॉइस कोट पे डिपेंडेंट है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4। तो ये वो सिचुएशन डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, देखना एक बार, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी, लिसन हियर, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बाय अ शर्ट एंड अ कोट, मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, required probability equals to probability that you buy a shirt and coat, and का मतलब इंटरसेक्शन शर्ट एंड कोट। अब ये पूरा तीनों डेटा के दिए हुए चीजों पे तीन चीज दिया हुआ है, इसके हिसाब से अगर तुम ऑब्जर्व करो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S स्लैश C का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन C बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ C। So what is probability of S intersection C? It is probability of S slash C into probability of C. Is this clear? What is probability of S slash C? It is 0.4. कोड का probability 0.3. तो ये हो जाएगा 0.1. अब इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में तुम देखना कि जब हम इसके बाद एक टॉपिक कराएंगे बेस थ्योरम, तो याद रखना ये एग्जाम को ही हम मतलब पूरा और डेप्थ में एक्सप्लेन करके तब वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत डिफरेंट तरह का चैप्टर है, एक बार ये कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद कोई डाउट है तुम्हारे मन में, द नेक्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 17 एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूरा एक्सरसाइज का अगर बोलो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो मैं नंबर 17 बोलूंगा। और ये इस तरह का एक और सम एग्जाम्पल में, एंड दैट इज एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 17 एंड एग्जाम्पल 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब फॉर एग्जाम, तुम देख लेना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देना एक बार, क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना एक बार। टू इंटीजर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इंटीजर्स 1 through 11, मतलब 1 से लेके 11, एक से लेके 11 तक में हम लोग ने दो इंटीजर्स को सेलेक्ट किया ना। बहुत लोग बोल रहा था कि इसमें हम इतना लंबा तरीके से करेंगे। एक बात बताओ, हम लोग के पास जो कॉम्बिनेशन का जो टूल है, कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है, वो कब काम आएगा, इसी समय ना काम आएगा जब हमको कोई चीज सेलेक्ट करना है, एक से ज्यादा चाहिए और हमको जानना है कि कितने वे से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी समय तो हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बिकॉज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमको डायरेक्ट दे देगा कि कितने वे से हम दो चीज हम सेलेक्ट कर सकते हैं 11 चीजों में से। नाउ व्हाई विल आई अप्लाई दिस मेथड में, सपोज मान लो 1 से लेके 11 तक बहुत सारा इंटीजर्स है, तो वो दो नंबर्स क्या होगा 1 2, फिर उसके बाद 1 3, फिर उसके बाद 1 4। हम ऐसे क्यों करेंगे, हम लोग इस तरह से करेंगे क्यों, हम लोग को पता है कि अगर हम दो नंबर चूज कर रहे हैं, कितने वे से हम दो नंबर चूज कर सकते हैं, पूरा 11 नंबर्स में से अगर हमको दो नंबर चूज करना है तो कितने वे से हम चूज कर सकते हैं, इट इज 11 C2 ways। ऑलराइट एवरीवन, हम लोग पूरा दो नंबर्स, ठीक है, 11 नंबर्स में से कितने वे से हम चूज कर सकते हैं, इट इज 11 C2 ways। नाउ सी इफ द सम इज इवन, ध्यान देना एक बार, अगर सम इवन है तो मतलब मैंने जो दो नंबर चूज किया, अगर वो दोनों नंबर्स का सम अगर इवन है तो मतलब हम एक इवेंट डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट E be the event that sum of the numbers, two integers, that the sum of two integers is even। ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद मतलब हमने सेलेक्ट नहीं, मैंने इसको एक इवेंट डिक्लेयर कर लिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, E क्या है, इवेंट दैट द सम ऑफ द टू इंटीजर्स इज इवन। मैंने ये चीज को E से डिनोट कर लिया। अब आगे देखना एक बार, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स सेलेक्टेड आर ऑड। इवेंट दैट both the numbers selected are odd। इसका प्रोबेबिलिटी मतलब ये हम लोग को इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब हम लोग को यहाँ पे E/F निकालना है या फिर F/E। तो हम
हम बोलेंगे f स्लैश e. Why? Because हम लोग को यहाँ पे f का प्रोबेबिलिटी निकालना है given e has already occurred. So the formula will be n of e intersection f divided by n of e. ये फॉर्मूला बन जाएगा. अब एक बात बताओ, ये जो हम केस ले रहे हैं जो e क्या है यहाँ पे बताओ तो? e is the event that the sum of the two integers is even. तो एक बात बताओ, दो इंटीजर का सम इवन कब होगा? एक बार हम लोग रैंडम दो नंबर्स को लेके देखते हैं. नाउ ध्यान देते हैं एक बार 1 और 3. अगर हम 1 और 3 लेते हैं और 1 और 2 लेते हैं तो 1 + 3 4, 1 + 2 3. एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग 1, 5, 1 + 5 6. एक और एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 2 + 4 is 6. तो यार ध्यान से अगर नोट करो तो अगर मान लो एक नंबर, दोनों नंबर अगर ऑड होगा तो उसका सम देखो एक बार इवन आ रहा है. देखो अगर दोनों नंबर में से कोई भी एक, अगर एक ऑड है दूसरा इवन है तो उसका सम इवन नहीं है. देखो यहाँ पे दोनों अगर ऑड है तो रिजल्ट उसका इवन आ रहा है, दोनों इवन है तो उसका रिजल्ट इवन आ रहा है. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर दो रैंडम इंटीजर्स हम चूज कर रहे हैं तो वो दो रैंडम इंटीजर्स का सम इवन कब होगा बताओ तो? अगर दोनों का दोनों इंटीजर्स ऑड होगा तो, या फिर दोनों का दोनों इंटीजर्स अगर इवन होगा तो. तुम देख लो कोई भी अगर हम दो इंटीजर्स लेते हैं जहां एक इवन और दूसरा ऑड है तो उसका सम निकाल के देखो, कभी भी तुम्हारा इवन नहीं आ सकता. लेकिन अगर हम एक ऑड और दूसरा भी ऑड या फिर दोनों इवन, आई मीन इन शॉर्ट दोनों इवन या फिर दोनों ऑड लेते हैं, जैसे देखो 1, 7, 1 + 7 is 8, 2, 4, 2 + 4 is 6, 3, let's take 9, 3 + 9 दोनों ऑड है तो आंसर 12 वाला है जो कि इवन है. उसके बाद 4 + 6, 4 + 6 is 10, 10 is even. So we are finding that दो नंबर्स का सम इवन कब होगा? अगर दोनों नंबर्स हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो दोनों का दोनों ऑड हो तो, या फिर दोनों का दोनों इवन हो तो. अब बात यहाँ पे ये आता है कि 1 से लेकर 12 तक में, सॉरी 11 तक में कितने सारे ऑड नंबर्स हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11. और कितने सारे इवन नंबर्स हैं? 2, 4, 6, 8, 10. इतने सारे इवन नंबर्स हैं. मतलब इन शॉर्ट हमको ये बोला जा रहा है, अगर हम इस चीज को, इस लॉजिक को अगर हम अलग तरीके से देखें तो हमको ये बोला जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग टू इंटीजर्स where either the both I mean both the integers are either odd or both the integers are either even. यही तो बोला जा रहा है ना, बिकॉज अगर दोनों ऑड होगा तब जाके दोनों ऑड नंबर्स का सम इवन आएगा, और दोनों अगर इवन होगा इंटीजर्स तब जाके दोनों का सम इवन आएगा. तो इनडायरेक्टली हमको ये बोला जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ टू इंटीजर्स where both the integers selected are odd or both are even. कितने वे से हम कर सकते हैं? तो बता सकते हैं कितने वे से हम ये चीज कर सकते हैं? लेट मी सी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. कितने वे से हम लोग दो ऑड नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं और कितने वे से हम लोग दो इवन नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं? बताओ. तुमको दिख रहा है कितना ऑड नंबर्स है, कितना इवन नंबर्स है, वो भी दिख रहा है. बताओ. 62. यस, Odd 62 होगा. 62 and 5C2. 62. अच्छा 6C2 5C2 के बीच में क्या लगा है? इनटू लगा है या प्लस लगा है? प्लस होगा. प्लस सर मल्टीप्लाई होगा सर. हाउ मल्टीप्लाई? कार्तिक मल्टीप्लाई कैसे होगा? एक बात बताओ मुझे, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो पता है क्या होगा? 2 + 2 4, 4 नंबर्स हो जाएगा हमारे हाथ में. वो हां सर. ठीक है, बिकॉज़ मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा? दो ऑड नंबर्स एंड दो इवन नंबर्स मिला के हाथ में कितना गया? 4 नंबर्स. सॉरी 4 नंबर्स है, 5 शुरू कर रहा था मैं. 4 नंबर्स थोड़ी ना निकालना है, दो ही नंबर्स निकालना है. तो दो नंबर्स या तो ऑड होना चाहिए या फिर इवन होना चाहिए. समझ में आया सबको? यस, ओके. नेक्स्ट. अब एक बात बताओ, अब हम दूसरे इवेंट को देखते हैं, दैट इज बोथ द नंबर सेलेक्टेड आर ऑड. सो इट्स वेरी सिंपल, कितने में से दोनों ऑड नंबर्स चूज कर सकते हैं? सो इट इज 6C2. अब दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों इवेंट्स में कॉमन क्या है? क्लियरली दिख रहा है कि कॉमन हमको ये दिख रहा है. क्या दिख रहा है कॉमन? बताओ. 6C2. So what is the required probability? Required probability equals to probability of f/e. F/e means n of e intersection f divided by n of e. So n of e intersection f is 6C2. N of e is 6C2 plus 5C2. You can just calculate and check your answer with the answer in the book.
Okay, so I hope I have made myself clear, but still if you have doubt you can ask. I'm giving you a few minutes time to copy and think. Okay, so yes, you can continue. So now we'll be doing one sum, okay, which is very very important for exam, so I want everyone to copy it on this sum. Yes, copy it on fast. Two persons A and B, right on, two persons A and B throws a coin, throws a coin till one of them gets a head and wins the game. क्या बोला मैंने? Two persons A and B throws a coin till one of them gets a head and wins the game. Now write down. Full stop. Find the respective probabilities. Write down. Find their respective probabilities of winning. Find their respective probabilities of winning if A starts the game. Find their respective probabilities of winning if A starts the game. Now the next question. I hope everyone has written this question. Now write down the next question. The next question is, two persons A and B throws a die. I mean rolls a die. Yeah, throws whatever you can say. Throws a die till one of them gets a 6 and wins the game. Till one of them gets a 6 and wins the game. Find their respective probabilities of winning. Find their respective probabilities of winning if A starts the game. If A starts the game. Okay, so I don't have to repeat the question now. Everyone has copied. Okay, next. So everyone, I want your attention here in this sum. So what is sum all about? See, first of all, what are the basic concepts you need to do this sum? So let me teach you those basic concepts which you require before doing this sum. So you require the first basic concept that is the formula of GP. Formula to infinity of a GP series. And the formula is A divided by 1 minus R. Where you know that A is the first term, R is the common multiple, and make sure that this R, which is the common multiple, is always less than 1. Is this clear, everyone? So you know that infinity ka formula mein R cannot be more than 1. Is this clear, everyone? In this formula, A by 1 minus R, the value of R has to be less than 1. So this is the basic concept which is required to do this particular sum. Now अब मैं एक बार ये बता दूं, तुम लोगों को पता होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है. इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब होता है वो इवेंट जहां पे उस पर्टिकुलर इवेंट का सक्सेस और फेलियर, मतलब उसका होने और ना होने का संभावना उस पर डिपेंड करता है, किसी चीज से रिलेट नहीं है, इंटर रिलेटेड नहीं है. इस तरह का इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या है. ध्यान देने का क्वेश्चन, ये जो मैंने पहला क्वेश्चन जो लिखा है उसमें किस तरह का गेम है देखना है. ये गेम ऐसा है कि मान लो दो आदमी है, मान लो ए और बी. यहाँ पे दो आदमी है ए और बी, और एक कॉइन रखा हुआ है, एक कॉइन रखा हुआ है. ठीक है, कॉइन. ये गेम कैसे हुआ देखना एक बार. किस तरह का ये गेम है? ये थोड़ा सा अलग तरह का गेम है जो तुम लोग यूजुअली, मतलब ये थोड़ा अलग तरह का गेम है. क्या है गेम? ध्यान से समझने का जरूरत है. मान लो ए स्टार्ट के, देखो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है ए स्टार्ट द गेम. अगर ए गेम को स्टार्ट कर रहा है तो फिर उस समय ए का जीतने का और बी का जीतने का प्रोबेबिलिटीज क्या होगा ये निकाल. तो मान लो अगर ए स्टार्ट कर रहे गेम, इसका मतलब ये हुआ कि उस समय ना, इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि विनिंग पॉइंट क्या बताऊं. तो व्हाट इज अ विनिंग पॉइंट? ठीक है, मैंने डाई को टॉस किया. टॉस करने के बाद व्हाट इज अ विनिंग पॉइंट? विनिंग पॉइंट इज गेटिंग हेड. और एक बात बताओ, गेटिंग हेड, ओके, इन द फर्स्ट टॉस, is this dependent, I mean sorry, getting head in the second toss is dependent on in the first toss? Can you tell me, क्या getting head in the second toss क्या पहले वाले टॉस पे डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा? बताओ, टेल मी. नहीं है सर, नहीं होगा. यहाँ पे जो सेकेंड बार में हेड आने का संभावना, हेड आने का या नहीं आने का प्रोबेबिलिटी पहला वाला पे या किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है. हम एक कॉइन को इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स टॉस करें, हमारा किसी भी टाइम, किसी भी बार, कोई भी बार
हेड आने का या टेल आने का प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। दैट्स व्हाई यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, बिकॉज हमारा विनिंग पॉइंट क्या है, गेटिंग हेड। तो एज गेटिंग हेड इज अ विनिंग पॉइंट, तो अपना हेड का आने का प्रोबेबिलिटी पहला बार में, दूसरा बार में, तीसरा बार में, चौथा बार में, सब पे आने का प्रोबेबिलिटी हाफ होगा, 1/2, और वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार ये सम को देखते हैं। अगर मान लो ए स्टार्ट कर रहे हैं, एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, एक कॉइन को टॉस करेगा, तो अगर हम जीत के हिसाब से देखें, विनिंग पॉइंट के हिसाब से देखें, तो ए के पास कॉइन पहला बार में आया, तो कॉइन अगर पहला बार में आया तो जीत गया, क्या आया, हेड आ गया, जीत गया। पता है क्या हुआ, पहला बार में अगर हेड आ गया, जीत गया, गेम वहीं पे खत्म। ये इस तरह का गेम, बी को मौका भी नहीं मिला। अगर ए का पहला बार में हेड नहीं आया, तब जाके बी को मौका मिलेगा। तो बी के पास कॉइन, अगर ए स्टार्ट कर रहे तो बी के पास कॉइन कब आएगा बताओ तो, सेकंड बार में कॉइन आएगा बी के पास। ठीक है, फर्स्ट बार में ए के पास गया कॉइन, सेकंड बार में बी के पास आएगा तब। अगर पहला बार में ए का अगर हेड नहीं आया है, तो हेड आ गया है, तो गेम वहीं पे स्टॉप। ठीक है, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है that two persons A and B starts, tosses a coin till one of them gets a head and wins the game. तो wins the game मतलब क्या, गेम इज ओवर, विनिंग के बाद थोड़ी ना गेम और चलते रहता है। ओके, इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे ए के पास पहला बार में कॉइन आया, कॉइन को टॉस किया, जीत गया, गेम खत्म। नहीं अगर जीता, इसका मतलब टेल आया, तो किसके पास कॉइन गया, बी के पास। बी के पास कब आया कॉइन, सेकंड बार में आया। बी के पास कॉइन आया, टॉस किया, बी भी कॉइन अगर देखा जाए टॉस करने के बाद वो जीता कब, सेकंड बार में जीतेगा। ठीक है, और अगर नहीं जीता तो फिर कॉइन वापस से ए के पास आएगा, ए के पास कॉइन थर्ड बार में आया। अब अगर हम इस पूरा गेम को कंटिन्यूटी, इस गेम का कंटिन्यूटी मेंटेन करें, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट बार में ए भी हारा और बी भी हारा, दोनों को एक एक बार मिला मौका और हार गए। तो उसके बाद तीसरा बार थर्ड टॉस ए के पास आया, ए अगर मान लो हेड आ गया तो गेम खत्म, वहीं पे नहीं आया तो बी के पास आया। बी के पास कौन से बार में आया, ये जो शो कर रहे हैं हम लोग पूरा राउंड देख रहे हैं ना, ए बी। ए के पास फर्स्ट बार में आया, सेकंड बार में बी के पास आया, थर्ड बार में वापस ए के पास आया, उसके बाद वापस फोर्थ बार में बी के पास गया, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। हम कैसे बोल सकते हैं कि ये गेम कब जाके खत्म होगा, हमको थोड़ी ना पता है कब जाके खत्म होगा, ये तो चलते जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे इंफिनिटी वाला एक सिचुएशन अराइज हो रहा है, देख रहे हैं हम। ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ए के पास गेम मतलब कॉइन कब कब आया ए के पास, क्योंकि ए स्टार्ट कर रहे गेम, ए के पास कॉइन फर्स्ट बार में आया या फिर थर्ड बार में आया। क्यों, क्योंकि ए के पास फर्स्ट बार में आया अगर, और वो अगर मान लो गेम जीत गया, मतलब हेड आ गया, तो गेम तो वहीं खत्म हो गया, गेम इज ओवर। ये आगे कंटिन्यू कब हुआ, जब ए के पास हेड नहीं आया तब ना कंटिन्यू हुआ। तो बी के पास कॉइन गया, बी के पास कॉइन कब गया, मतलब सेकंड बार। अगर सेकंड बार में बी के पास हेड आ गया तो फिर वापस से कॉइन थर्ड बार में ए के पास आया, फिफ्थ बार में ए के पास है, सेवेंथ बार में। मतलब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ए के पास कॉइन सिर्फ और सिर्फ ऑड इंटरवल में आ सकता है, 1 2 3 3 4 5 6 7 पे आ सकता है, समझ में आया तो बात, 9 पे आ सकता है, ऐसे करके। तो अब हम लोग ये पूरा ये चीज को स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे, लेट ई बी द इवेंट ऑफ getting ahead when a coin is tossed. When a coin is tossed. ठीक है, so अगर मान लो is the event of getting ahead when a coin is tossed, who can tell me what is the probability of getting ahead when a coin is tossed? It is very simple answer, and this class 10 और 9 student में भी अगर probability वो भी आंसर देंगे, जिसको probability नहीं पता है उसको भी आंसर कर देंगे। 50% बोलेगा वो, 50% का मतलब हाफ होता है। सो नॉट गेटिंग हेड क्या होगा, वो भी हाफ होगा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ए विंस। नाउ द क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ए विंस, तो ए कब जीतेगा। अगर तुम इस पूरे चार्ट को ध्यान से देखो, इस पूरा चार्ट को ध्यान से देखो, इस टेबल को, ए कब जीतेगा, ए फर्स्ट बार में जीतेगा। फर्स्ट बार में जीतने का मतलब क्या हुआ, हेड आ गया एंड द गेम इज ओवर। ऑलराइट, फर्स्ट बार में हेड आ गया एंड द गेम इज ओवर, गेम तो कंटिन्यू नहीं होगा। या फिर हमको ऐसा सिचुएशन मिल सकता है ए के लिए, क्योंकि हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, हम ए के हिसाब से सोच रहे हैं, तो हम अभी ये सोच रहे हैं कि ए कब जीतेगा। समझ में आया? तो ए का विनिंग
पॉइंट से हम सोच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए फर्स्ट बार में जीत गया, गेम इज ओवर। और अगर मान लो फर्स्ट बार में नहीं जीता तो कब जीता गेम? थर्ड बार में जीता। थर्ड बार में जीता, इसका मतलब पहला बार में और दूसरा बार में क्या आया था बताओ तो एक बार टेल मी। टेल्स। टेल्स आया था, वेरी गुड। यहाँ पे पहला बार में ए का हेड टेल्स आया था, नॉट बी। सो सेकंड बार में बी का टेल्स आया था, तब जाके थर्ड बार में ए के पास कॉइन आया और ए ने गेम जीत लिया। गेम जीत लिया तो गेम खत्म होगा या वापस चलेगा? गेम खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब ब्रैकेट मैंने दे दिया। ऐसा भी हो सकता है, ये सिचुएशन हो सकता है। या फिर अगर हम ए के हिसाब से सोच रहे हैं, ए के हिसाब से अगर हम सोचे तो क्या और हो सकता है? और हो सकता है कि फिफ्थ बार में गेम जीते गए। फिफ्थ बार में अगर गेम जीते गए, इसका मतलब पहला बार में बी हेड नहीं आया था, मतलब टेल आया था। दूसरे बार में भी हेड नहीं आया था, तीसरे बार में भी हेड नहीं आया था, चौथा बार में भी हेड नहीं आया था, तब जाके फिफ्थ बार में कॉइन किसके पास आया? ए के पास आया। और ए के पास आया तो कॉइन के में क्या आया? हेड आ गया। हेड आ गया मतलब गेम इज ओवर। मतलब गेम कैसा हो सकता है? गेम अगर हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहला बार में फर्स्ट बार ए ने कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, स्टॉप। तुम घर, ए भी घर, बी भी घर। नहीं आया तो फिर ये कॉइन किसके पास गया? बी के पास गया सेकंड बार। तो ये सिचुएशन को देखना पड़ेगा ना मुझे। पहला बार, दूसरा बार बी के पास, और हम अगर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो तीसरा बार कॉइन सी के पास आएगा, तब वो उस समय जीत सकता था। तीसरा बार कब जीत सकता था? फर्स्ट बार में जीत सकता था, 1 2 3। थर्ड बार में जीत सकता था, या फिर फिफ्थ बार में जीत सकता था, या फिर सेवेंथ बार में जीत सकता था। ये गेम चलते जाएगा इंफिनिटी तक। Is this clear everyone? We won't just continue writing till infinity. It is not possible. Now, इसको मैं आपको पता है कि सारा इवेंट्स, देखो ये सारा इवेंट्स एक दूसरे से किसी से मतलब नहीं है। तुम बोलेगा सर मतलब तो है, कैसे मतलब है तुम बताओ तो? टेल आने का प्रोबेबिलिटी, सेकंड बार में टेल आने का प्रोबेबिलिटी फर्स्ट से डिपेंडेंट है? नहीं डिपेंडेंट है। कहां पे डिपेंडेंट है बताओ? कॉइन को टॉस, तुम खुद ही कॉइन को टॉस करके देखो, तुम्हारा सेकंड बार में पहला वाला पे डिपेंडेंट हुआ, थर्ड वाला टॉस सेकंड और थर्ड पे डिपेंडेंट हुआ? बिल्कुल नहीं। सो वी आर फाइंडिंग दैट यहां पे ई नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट है सर, तो यहाँ पे हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ई नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, 1 2 3 4, और फिफ्थ बार में गेम में हेड आया और गेम इज ओवर। ये चलते जाएगा इंफिनिटी तक। उसके बाद व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज हाफ। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट? ई नॉट ई हाफ हाफ हाफ, मतलब कितना हो जाएगा? हाफ का होल क्यूब। उसमें हाफ टू द पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि सबका प्रोबेबिलिटी हाफ ही है, और ये चलते जाएगा अप टू इंफिनिटी। अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये एक सीक्वेंस, ये सीरीज फॉर्म है, सॉरी सीरीज फॉर्म है। किस तरह का सीरीज है ये? जीपी सीरीज, जिसका पहला टर्म हाफ है। कॉमन मल्टीपल क्या है? हाफ स्क्वायर। कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? वो कौन सा नंबर है जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो ये आ रहा है हाफ स्क्वायर। इसमें हाफ स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, हाफ टू द पावर 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तीन एक पैटर्न हो रहा है, 3 टर्म से पैटर्न फॉर्म हो रहा है, मतलब चौथा में क्या होगा? वो पैटर्न फॉलो करना ही पड़ेगा। समझना है? बात हाफ के बाद हाफ क्यूब, उसके बाद हाफ टू द पावर 5। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे हाफ। आर क्या हो गया? हाफ का स्क्वायर। तुम देखो हाफ स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 1/4, क्लियरली लेस देन 1 है। ओके, नाउ लेट अस अप्लाई जीपी का फार्मूला टू एड दिस, एंड द फार्मूला इज a divided by 1 minus r. R is half square, so it is half divided by 1 minus 1/4. That is half into 4/3, that is 2/3. 2/3 is the probability A wins the game. So if A wins the game, the probability is 2/3. Who can tell me what is the probability B wins the game? So 1/3. It is 1/3. 3. या फिर अगर तुमको लगता है कि तुमको निकालना चाहिए तो ज्यादा बेटर है, घर पे निकाल के देख लेना, आंसर 1/3 है। अगर तुम बी के हिसाब से सोचो तो बी का क्या होगा केस? अगर मान लो इस तरह से अगर हम दिखाना चाहें तो बी विंस का केस क्या होगा? बी विंस का केस हो जाएगा सेकंड बार में जीत रहा है। सेकंड बार में जीत रहा है मतलब पहला बार में ए का क्या आया था? टेल नहीं आया, सॉरी टेल आया था, तब तो सेकंड बार में कॉइन आया बी के पास, तो बी का जीता सेकंड बार में। या फिर फोर्थ बार में जीता, मतलब पहला बार में ए के पास, सेकंड बार में जब बी के पास आया था तो ये तो क्या हुआ था? उस समय वो जीत गया था। अगर नहीं जीतता तो यहाँ पे क्या आता है? टेल आता है बी के पास। तो फिर वापस से कॉइन किसके पास आता है? ए के पास।
टेन और तब जाके फोर्थ बार में बी जीतता। समझ में? इस तरह का पैटर्न फॉर्म होगा, मतलब सेकंड बार, फोर्थ बार, सिक्स्थ बार, ऐसे करके उसको तुम देखना कि सेम पैटर्न फॉलो करके तुम्हारा ये भी आंसर सॉल्व करके क्या आएगा जीपी में 1/3 ही आएगा। सो एवरीवन यू कैन कॉपी डाउन, एंड ये वाला कॉपी करना मत भूलना। कॉपी करने के बाद ये सम के बाद जो मैंने नेक्स्ट सम दिया डाई वाला, एकदम सिमिलर सम है, बस यहाँ पे चेंजेस कैलकुलेशन में सिर्फ आएगा, लॉजिक सेम है। एक बार करो तो जाके क्या होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, कॉपी डाउन, think, and then you can ask whatever doubts you have. Now the next question that is die, the same question का लॉजिक सेम है, बस उसमें विनिंग पॉइंट क्या है कि डाई जब फेंक रहे तो उसमें क्या बोलते हैं 6 आएगा। तो मान लो इवेंट ऑफ गेटिंग अ 6 when a die is tossed, rule I must say it's rule, okay? So when a die is rolled, probability of getting a 6 is 1/6, not getting a 6 is 5/6. लॉजिक रिमेन सेम ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ कैलकुलेशन बदल जाएगा, 1/6 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, 5/6 into 5/6, इसका हो जाएगा 1/6, 5/6 5/6 5/6 5/6 चार बार, तो 5/6 का होल टू द पावर 4 into 1/6। ना यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कैसा जीपी सीरीज है। पहले हम लोग 1/6 कॉमन ले लेते हैं, इजी हो जाएगा ना, 1/6 कॉमन ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 1/6 कॉमन लेने के बाद बचा 1 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, 5/6 होल टू द पावर 4, और ये इंफिनिटी तक चलते रहेगा। यू आर फाइंडिंग दैट ये जीपी सीरीज है जिसका पहला टर्म 1 है, कॉमन मल्टीपल 5/6 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो इंफिनिटी वाला, एंड द फॉर्मूला इज a by 1 minus r. Just simply solve this with the calculation, you get the answer. 36 minus 25 is how much? 11. So the answer is 6/11. So probability A wins is 6/11. So B wins will be how much? 5/11. Is this clear, everyone? Now with this, I'm not starting any new topic in today's class because आज हम लोगों ने ये टॉपिक जो भी किया है इसको एक बार करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारे लोग ने कुछ किया ही नहीं है प्रोबेबिलिटी में अभी तक का जो क्लास है इसमें बहुत लोगों ने कुछ प्रोबेबिलिटी में किया ही नहीं है, बिकॉज रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो मैं आज क्या करूंगा, टुडे आई विल गिव ऑल द होमवर्क फ्रॉम इंडिपेंडेंट टू इन दिस कंडीशनल RSL से सारा होमवर्क मैं मार्क करके भेजूंगा,